अस्सलामुअलैकुम। एनाटमी फिजियोलॉजी लेक्चर में आज मैं आपको करवाऊंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम के टॉपिक में से फैक्टर अफेक्टिंग गैस डिफ्यूजन थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो फैक्टर्स में मैं आपको पहले बता दूं डिमॉन्स्ट्रेशन में कि ऐसे फैक्टर्स जब गैसेस का एक्सचेंज होगा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में से और गैसेस भी कौन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसमें हमने देखना है कि कौन से फैक्टर्स जो हैं इन गैसेस को पास होते वक्त जो है अफेक्टेड कर सकते हैं। मतलब जब ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से क्रॉस हो रही होगी तो क्या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी में कोई चेंज आएगा जिसकी वजह से गैस का एक्सचेंज कम या ज़्यादा हो सकता है, या कोई इसके अलावा उसमें से कोई ऐसा प्रेशर डिफरेंस हो सकता है, या कोई इसमें प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से फैक्टर्स जो हैं अफेक्टेड हो सकते हैं या फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो हमने आज इनमें यही फैक्टर्स डिस्कस करने हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गैसेस के एक्सचेंज में डिफरेंस आ सकता है। तो सबसे पहले है थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस जो होती है वो मैक्सिमम जो होती है वो 0.5 टू 0.6 माइक्रोमीटर तक होती है। अगर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा थिक हो जाएगी तो इस वजह से क्या होगा कि जो ट्रैवल करने का डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी और आपको पता है कि ये डिपेंड करेगा हार्ट रेट पे कि आपका ब्लड उतनी टाइम तक रुका नहीं रहेगा जब तक कि गैसेस का एक्सचेंज हो नहीं जाता। तो हार्ट से पंप होने की वजह से ब्लड आ रहा है और जितनी देर तक वो स्टे करेगा उतनी देर में अगर गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ थिकनेस की वजह से, थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से अगर गैस का एक्सचेंज कम हो जाता है तो उतनी ही ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व होकर जा सकेगी ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड पास हो सकेगी। इस वजह से थिकनेस का बहुत रोल है यहाँ पे कि अगर थिकनेस ज़्यादा हो जाती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की, लाइक इसमें हम कह सकते हैं जैसे निमोनिया हो जाता है, उसमें थिकनेस ज़्यादा हो सकती है, या फिर इसमें से मेम्ब्रेन में चेंजेस आ सकते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज आ सकते हैं, उसकी वजह से थिकनेस ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या होगा कि टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा गैसेस के एक्सचेंज का, इस वजह से ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कम हो जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है। तो अभी इसमें ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हम एक तरफ किसी चीज़ की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हों और दूसरी तरफ क्वांटिटी को कम कर रहे हों तो इससे क्या होता है, तो हम उस प्रोपोर्शनल जो साइन होता है हम उसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं कि अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो गैस का एक्सचेंज कम होगा और अगर थिकनेस कम होगी तो गैस का एक्सचेंज ज़्यादा हो जाएगा। मतलब एक तरफ क्वांटिटी कम करेंगे तो दूसरी तरफ क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही होगी। तो इसमें आ जाता है द थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जो हो रही हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में, थिकनेस जो होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसमें मैंने आपको बता दिया द ग्रेटर द थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, अगर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा होगी, लोअर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, तो गैसेज की डिफ्यूजन जो है वो कम हो जाएगी। दी लोअर द थिकनेस, अगर थिकनेस कम होगी, ग्रेटर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, तो गैसेज की डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होगी थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये लोअर द थिकनेस का मतलब ये है कि जब नॉर्मल पोजीशन में होगी मेम्ब्रेन, लाइक 0.1 माइक्रोमीटर तक थिकनेस होगी तो इसमें गैसेस का एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, अब ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना सरफेस एरिया अवेलेबल होगा गैस को उतनी ही गैस जो है ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी। मतलब एरिया इंक्रीज़ किया तो गैस भी ज़्यादा डिफ्यूज़ हो गई, दोनों तरफ क्वांटिटी क्या हो रही है, हाई हो रही है। इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक तरफ क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो दूसरी तरफ भी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए या ज़्यादा होगी। तो हम इसे कहेंगे द सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो गैसेस की डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगी। स्मॉलर द सरफेस एरिया द लोअर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, अगर सरफेस एरिया हम कम कर देंगे, एलवुलाई का साइज़ जो है वो कम हो जाएगा
तो इसमें क्या होगा कि गैसेस की डिफ्यूजन भी कम हो जाएगी। द लार्जर द सरफेस एरिया ज़्यादा है, द ग्रेटर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। सरफेस एरिया एल्वुलाई का इंक्रीज है, इलास्टिसिटी एल्वुलाई की ज़्यादा है, तो इस वजह से गैसेस की डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में से। फिर इसमें आ जाता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ गैसेस। अब डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ गैसेस का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस की वो कॉन्सेंट्रेशन जो कि किसी गिवन एरिया में से पर यूनिट टाइम में क्रॉस हो, उसे हम कहते हैं गिवन डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ गैसेस। ये ज़्यादातर गैसेस के लिए यूज़ किया जाता है कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इसमें आ जाता है सोलिबिलिटी आ जाती है कि जितनी ज़्यादा गैस जो है वो डिज़ोल्व होगी ब्लड में, उतनी ही ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और उतना ही वो गैस जो है एक्सचेंज तेज़ी से होगी। अब यहाँ पे आ जाता है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन इट्स सोलिबिलिटी। गैसेस की जो डिफ्यूजन होती है वो इसकी सोलिबिलिटी पे डिपेंड करती है मेम्ब्रेन में से, और इसके साथ साथ इसके मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करती है, मतलब इसके मॉलिक्यूलर मास जो होता है उस पर डिपेंड करती है। तो सोलिबिलिटी में हम देखते हैं कि सोलिबिलिटी कौन सी गैस की ज़्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्लाज्मा में ज़्यादा डिज़ोल्व होती है, ज़्यादा तेज़ी से डिज़ोल्व होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो हमने इसमें देखना है कि जिस गैस की ज़्यादा सोलिबिलिटी है वो उतना ज़्यादा करेगी, जिस गैस की कम सोलिबिलिटी है वो कम करेगी। तो सोलिबिलिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि जिस चीज़ की अमाउंट ज़्यादा हो रही है उतनी ही उसकी डिफ्यूजन भी ज़्यादा हो रही है। फॉर अ गिवन प्रेशर डिफरेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू दी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन 20 टाइम्स एज रैपिडली एज ऑक्सीजन। और रिकॉर्ड किया गया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर डिफरेंस जो था वो कैपिलरीज में जो है वो ज़्यादा था, इस वजह से उसकी डिफ्यूजन जो है वो ब्लड में ज़्यादा हुई एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। वाइल ऑक्सीजन डिफ्यूज़ अबाउट ट्वाइस एज रैपिडली एज नाइट्रोजन। और अगर ऑक्सीजन का प्रेशर डिफरेंस देखा जाए, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा जल्दी से डिफ्यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। प्रेशर डिफरेंसेस, अब हमने देखना है कि दोनों साइड्स पे प्रेशर डिफरेंसेस कितना है। तो प्रेशर डिफरेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इसमें भी, कि अगर प्रेशर डिफरेंस जो है एक तरफ से ज़्यादा है तो दूसरी तरफ कम हो रहा है, तो दोनों स्टेट्स को इक्विलिब्रियम स्टेट में लेकर आने के लिए गैस उस तरफ को मूव करेगी जिस तरफ प्रेशर डिफरेंस कम होगा। तो दोनों तरफ जो है गैस का डिफरेंस जो है वो हमने प्रोपोर्शनल कर देना है। इसमें द प्रेशर डिफरेंसेस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द एल्वुलाई एंड द प्रेशर ऑफ गैस इन द ब्लड। ये वो बात है जो हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ के आए हैं कि जिस तरफ प्रेशर जो है वो कम होगा गैस का, गैस उसी तरफ को डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगी। और इसमें यहाँ पे बताया हुआ है कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में डिफरेंस देखा जाता है पार्शियल प्रेशर का, कहाँ पे, एल्वुलाई में और ब्लड में। व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस द एल्वुलाई इज़ ग्रेटर, अगर तो पार्शियल प्रेशर गैस का एल्वुलाई में ज़्यादा है और इसमें ब्लड में अगर गैस का प्रेशर कम है तो एल्वुलाई से गैस मूव करेगी किस तरह को, ब्लड में, और ये हमारे पास आ जाएगी, डिफ्यूजन हो जाएगी। और ये किसके लिए ये फिनोमेना यूज़ किया जा रहा है, ये ऑक्सीजन के लिए होगा क्योंकि ऑक्सीजन एल्वुलाई में ज़्यादा होती है, ब्लड में कम होती है। फ्रॉम एल्वुलाई इनटू द ब्लड, फिर उसमें आ रहा है बट व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज़ ग्रेटर इन ब्लड, लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर गैस का जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो और एल्वुलाई में कम हो देन द एल्वुलाई लाइक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये फिनोमेना किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। देयर इज़ अ नेट डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वुलाई। तो गैस जो है वो कहाँ से डिफ्यूज़ होगी, एल्वुलाई से, ब्लड से एल्वुलाई की तरफ डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें प्रेशर डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि एक तरफ क्वांटिटी ज़्यादा है और दूसरी तरफ क्वांटिटी कम हो रही है। तो हमने क्या किया, जब एक तरफ से क्वांटिटी ज़्यादा दूसरी तरफ को मूव करेगी तो दोनों तरफ जो है इक्विलिब्रियम डिवेल्प होगा, उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस को हम कहेंगे कि प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट गैसेस के बारे में आज हमने देखा था, और फैक्टर्स हमने देखे कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की डिफ्यूजन पे जो है अफेक्टेड हो रहे हैं।
तो हमारे पास जो है सबसे पहले क्या है, थिकनेस है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसमें अगर थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी तो गैस की डिफ्यूजन कम हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि एक तरफ क्वांटिटी ज़्यादा करने से दूसरी तरफ क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है। इसमें से जस्ट आप हेडिंग कर लें और आपने ये याद रखना है कि थिकनेस में कम या ज़्यादा बताना है, और इसमें हमें पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। रीज़न मैंने साथ में बता दी है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होगी, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन गिवन एरिया के अकॉर्डिंग यूनिट टाइम में जितनी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगी। तो इसमें आ जाता है कि सोलबिलिटी डिपेंड करती है, ज़्यादा डिज़ोल्व होगा तो इसमें सोलबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो जाएगा, मास ज़्यादा हो जाएगा, तो डिफ्यूजन जो है वो कम हो जाएगी। और इसके साथ हमने बताया यहाँ पे कि कौन सी गैस की जो डिफ्यूजन है वो ज़्यादा तेज़ है या ज़्यादा फास्टली मूव करती है किसी दूसरी गैस से। फिर इसमें था प्रेशर डिफरेंसेस। एक तरफ प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर दूसरी तरफ इंक्रीज़ करना है, तो ये भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और ये सारे के सारा वही है कि एल्वोलाई में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है या कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो एल्वोलाई से ऑक्सीजन लोअर प्रेशर लाइक ब्लड में जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वोलाई में आ जाएगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसमें से आप जस्ट इनकी हेडिंग्स कर लें, और इनमें जस्ट ये भी बता दें कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो इतना भी सफिशेंट है। तो आज का ये लेक्चर आपको एंड हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।